अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं गांव की पंचायत की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी जनाब। आप हमें बुला लेते हैं किसानों के मसाइल पे गुफ्तगू करने के लिए, इनके प्रॉब्लम हल करने के लिए आप यहाँ पे गुफ्तगू फरमा देते हैं जी। वरना आप देखें कि जौन सा मर्जी टीवी लगाएं वहाँ पे सियासत पे लंबी लंबी बहसें हो रही होती हैं। ज़राअत के हवाले से, किसानों के हवाले से कोई प्रोग्राम है ही नहीं, ना कोई बात करता है। ये तो आपको अल्लाह ताला जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, आप बात करते हैं। मैं तो आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि आप खुदा के लिए गवर्नमेंट से कहें कि हर टेलीविजन के ऊपर 1 घंटे के लिए ज़राअती प्रोग्राम जरूर होना चाहिए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मसाइल किसानों के बहुत अहम है, इस पर बात होनी चाहिए। फौरन प्रोग्राम शुरू होना चाहिए फरीद साहब, और उस प्रोग्राम में मुझे ऑनलाइन ले और मेरी तस्वीर के नीचे लिखे कि सीनियर तजियाकार राणा अशरफ। और फरीद साहब, राणे नूं टेलीविजन दे विच आउण दा इन्ना क शौक है कि टीवी ठीक करन वाली दुकान ते जाके ना टीवी दे खाली फ्रेम दे विचों सिर कट के किन्नी किन्नी देर गल्लां करदा रहिंदा है। ये सौखा काम, टीवी चों सिर कटना सौखा काम है। एक दिन ऐसे हाल च बाज मारी नेमतुल्ला ने ते खोखे समेत दौड़दा आया। और छड़ दियो, खुदा दा ना जे को पिंड दी बेहतरी सोचो। ओ फ्रेम छोटा सी चोरी मेरे फस गया सी धौण च। एडा भी नहीं राणा लालची के फ्रेम चुक लिया अगले दा। को पिंड दी बेहतरी सोचो, को ज़राअत दी बेहतरी सोचो। राणा साहब तो खुद ऑफर करा रहे हैं कि मैं प्रोग्राम में आके सीनियर तजियाकार के तौर पे गुफ्तगू कर सकता हूँ। ये भी तो देखो, हर बंदे ने राणा साहब को टीवी पे देख के घर बैठे ही कहना है कि वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपनी केबल को देखते हैं। वैसे जो पर्सनालिटी है राणा साहब की, इन पे सूट करेगा सीनियर तजियाकार। सुना चाचा, हीरे दी कदर नूं हीरा एंकर ही जानता है। तो देखे, बात ये है कि अब जो खाद है वो किसानों को इतनी महंगी बल्कि ब्लैक में मिल रही है। ऊपर से जो अपना कमाद का रेट है जो गवर्नमेंट ने तय किया है वो मिल नहीं रहा। सही कह रहे हैं आप। गना राणा साहब का सिर्फ इतना है जिसमें सारे गांव वाले मिल के राणा साहब के जो पूंछ के साथ धागा बन के तो खींच रहे हैं। अब ऐसा क्या कर दिया राणा साहब ने? सर जी, 400 रुपया तो कहा है ना जी के गवर्नमेंट ने कमाद का रेट, कोई 400 देने को तैयार ही नहीं। कोई 300 पे ले रहा कमाद फैक्ट्री वाला, मेल वाला। कोई मेल वाला 350 दे देता है। कोई मेल वाला मिल ही नहीं रहा। और फिर आप ये देखें कि राणा साहब ने मेहरबानी ये किया कि इन्होंने एक कंडे वाले से बात करके तो सारे गांव का जो कमाद था वो 380 पे बेचा। किथे 350 थे, किथे 380 बेच दिया है तो क्या फायदा हुआ, पैसे तो दिलवाए। वो देखो जी, बात ये है कि राणा साहब ने अब अपनी तरफ से तो नेक नीति के साथ इनका भला किया है। अब वो बंदा जो है वो अगर पैसे में लेट स्वेर कर रहा है तो इसमें राणा साहब का तो कोई कसूर नहीं ना। और कसूर है नेमतुल्ला जी, वो जिस कंडे वाले को इसने वो चुकाया ना कमाद की फसल, उस बंदे का एक मिलने वाला मेरा वाकफ है। उसने कहा कि जी राणे ने 380 रुपये के हिसाब से ली है और आगे 400 रुपये में बेची है। 20 रुपये कमीशन खाई है राणे ने। इत्थे रख इत्थे रख चौके तो बाबू जी, मैंने कमीशन नहीं खाई, मैंने 20 रुपए के हिसाब से मजदूरी ली है। कमाद मैंने खुद चढ़ाया ट्रक के ऊपर। देखो तो सही, बेचारे कमाद चढ़ाते चढ़ाते मिट्टी हो गए हैं। केड़ा ताया मिट्टियों मिट्टी, और ट्रैक्टर के नाल बह के अद्धे गन्ने भी तो चूपदा रहा है। अद्धे गन्ने केड़े चूप गया राणा, या एडी राह वाली रेड़ी है। अद्धे गन्ने चूप गया ते दंद दिते अल्लाह ने चूपी है ना गन्ने। जाके फ्री ओनू कहा चूप के विखावे गन्ना। फ्री सब जाके शुगर इदी चेक कराओ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਛੱਡ ਦੇ ਓਏ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਬਾतें ना किया ਉਹ ਰਾਣਾ ਤੇ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਰਾਣੇ 'ਚ ਖੋਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ राणे के अंदर तो कई हीरे जवाहरात हैं उनकी शुगर ली फिर चंगा तू आतिश फशां रखिया भाई हीरे जवाहरात हैं। चौधरी साहब बात ये है कि राणा साहब नेक नीयत आदमी है। देखें जी इन्होंने नेक नीति के साथ उसके आगे बेचा कमाद, अब उसको फोन करते हैं तो वो आगे से फोन नहीं उठाता, काट देता है फोन और राणा साहब का नंबर ब्लॉक कर देता है। राणा साहब ने हर बार नवी सिम लेके उसको फोन करने की कोशिश की है, वो हेलो कहता है इधर से, राणा साहब अभी हेलो भी नहीं कहते तो वो स्मेल करके ही मोबाइल ब्लॉक कर देता है। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਕਮਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨਾ ਜੀ। वो तेरियां रकमां डुग पई हैं। राणा साहब ने जिन्नी कमाई की थी मजदूरी करके, अद्धी से ज्यादा कमाई तो नई सिमों पे लगा दी है राणा दी। रहमतुल्ला खूह दी मिट्टी खूह नूं लगदी है, इन्हें जिस तरह दे पैसे कमाए हैं ये उस तरह ही जा रहे हैं। यार आप लोगों को तो राणा साहब का मशकूर होना चाहिए कि इतना अच्छा रेट लेके दिया उन्होंने। ਬਾਊਜੀ ਰਾਣੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ है, कोई जड़ा राणे नूं चाह दी प्याली पियावे। रख सदके जावां अपने राणा साहब दे, मैं चावां दे डब्बे वार के सुट दियां अपने राणा साहब तो। पुत्र मैनू हुक्म कर, मैं आप चाह लै के आना तेरे लई। वाह ताया वाह, राणे नूं चावां ही पियाई, कोई ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਆ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੀਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ, ਕਰ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਹੈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ अपने ताए अगे बोलना है, तेरे खानदान दा ताज है वो। चौधरी साहब ये आपकी शय पे बोलते हैं, ये तुसी खानदान च लड़ाइयां पवाइयां ने। नेमतुल्ला मैं तां जमा करके रखे आ सारे। ਬਾਊ ਜੀ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਦ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਉੱਥੇ ਖਾਦ ਦੀ। और की वैसे उसको जाके कहे ना जी कि खाद की बोरी चाहिए तो साहब कह देता जी मुक्की हुई है। और अगर आप गोदाम में घुस के देखें तो बोरियां छत तक लगी होती हैं। आप ब्लैक में ले लें तो 1000 बोरी ले लें, सही रेट पे जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया हुआ है उस पे आप कहें तो कह देते हैं जी खाद कोई नहीं है, मुक्की हुई है। ऐवी फयूल बातें ना करो नेमतुल्ला, खाद पीछे से ही छाट हुई है। और जाने दो चौधरी साहब, फजूल है, मैं झूठ ना बोलो। हम आपके बुजुर्गों की इज्जत करते थे इसलिए हम आपकी भी इज्जत करते हैं। उम्र में आप हमसे छोटे हैं तो हमें चार नहीं सकते। कमाद दी फसल दी कटाई शुरू होवे ना तो विचों तेरे वर्गा माड़ा गिद्दड़ निकल के दौड़दा। राणे सानू हुजतां नहीं आउंदियां, थोड़े पानी च तेड़े वर्गी बतक फिरदी आ। देखिए बात ये है कि जो गवर्नमेंट जो कह देती है कि ये रेट है कमाद का, तो उस रेट पे फिर सबको लेना चाहिए माल। ना राणा साहब को कोशिश करनी पड़े अपनी वाकफियत और अपने रोब दबदबे के बल बोते पे कमाद बेचने की। गवर्नमेंट की तो माननी चाहिए ना, ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट की मानते नहीं है। पुलिस पुलिस पुलिस। और ठहरो राणा साहब, अच्छा आपस में ना लड़े, ये तो बताएं कि हुकूमत ने शिकायत के लिए हर शुगर मिल की गेट के बाहर ये डेस्क बनाए जहां पे आप लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो वहां क्यों नहीं जाते आप लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए? जाते हैं जनाब, डेस्क पे कभी बंदा ही नहीं मिला। कभी कह देते हैं जी वो नमाज पढ़ने गया हुआ है, कभी कह देते हैं जी वो काम गया हुआ है, उधर बैठ बैठ के धक्के खा के वापस आ जाते हैं। ये गवर्नमेंट जितने भी बनाती है ना जी मंसूबे या जिस तरह के तरीके कार वजह करती है वो पूरे शूरे कोई नहीं होते। अब वजीर आज़म तो ऐलान करवा देते हैं, वजीर आज़म अब शुगर मिलों के डेस्कों के ऊपर तो नहीं ना खजल होता फिरेगा। अब ये तो सारी कौम अगर नियत ठीक नहीं जितनी देर तक करेगी, सिस्टम नहीं ठीक हो सकता अपना
की ना ਤੁਹਾਡਾ फरीद फरीद साहब फरीद साहब बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हुकूमत तो ऐलान कर देती है लेकिन अहम जिम्मेदारी जिले इंतजामिया की है जो इस चीज को एनफोर्स कराए, इस पर अमल दरामद करवाए। बिल्कुल ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। लो वाह वाह एडा नूरी नत तू। गल नूरी नत की नहीं होती, ये जो पढ़े लिखे बाऊ होते हैं ना ड्यूटियों पे, इनको पता चल जाता कि कौन सा बंदा पिंड का सियाना बियाना है, उसके खौफ से वाकई दौड़ जाते हैं। राणा साहब एवं फजूल गल कदी नहीं करते। ਉਹ ਚਲੋ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਕਮਾਂ ਦਿਵਾਵੇ ਨਾ ਵਾਪਸ यार राणा साहब ने अपनी जेब से देनी है रकमें। ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਚੁਕਵਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਕਮਾਦ ਚੁਕਵਾਈ ਹੈ। ओए एक ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣ ਦੇ। ਕਾਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਾਦ ਚੁਕਵਾਤੀ ਤੇ ਟਾਂਗਾ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਹੌਲੀ ਰੱਖ, ਵਾਹ ਹੌਲੀ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿਰ ਚ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਚਾਚਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਭਤੀਜਾ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਸਮਝਾਣਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਹਮਾਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਣਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੜੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੋਰ ਚੋਰ ਚੋਰ। इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ना करो चौधरी साहब, गल वो करें जो आप यहाँ करने आए हुए हैं। असल गल तो ये है कि खाद जो है वो ब्लैक हो रही है, ये चौधरी साहब के सर पे हो रही है ब्लैक, सीधी बात है। और दूसरी बात ये है कि कमाद का वो रेट नहीं मिल रहा जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया हुआ है। क्या जड़ियां डेस्कां डुस्कां वाले ड्रामे ने ना जी, ये यहाँ ते इन्हां नूं सही करो ते नहीं ते चुको इथों डेस्क एवें जगह माल के ही बैठे हुंदे ने बंदे। अरे वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप लोग आपस में लड़ने के बजाय इस बात की भी तो फिक्र करें कि राणा साहब ने जिसको कमाद बेची है उससे आपके पैसे वापस कैसे ये मिलेंगे। बात है। ओ सर जी अब देखे, अगर किसी बंदे के साथ फ्रॉड हो जाता है, ओवरसीजों के साथ फ्रॉड होता है, तो किस तरह गवर्नमेंट आगे बढ़ती है। इन्होंने महकमे बना दिए हैं पूरे पूरे। तो जो किसानों के साथ फ्रॉड हो रहा है उसके लिए भी इनको चाहिए कि लहदा एक डिपार्टमेंट बनाए। साल भर दी साडी मेहनत जाया करके रख दी है। ओए पुत्र तेनू तो डिपार्टमेंट कहना ही नहीं आता, तू कद ली कुद कुद पैन दी। जब हम बता रहे हैं जर्नलिस्टों को सही मुद्दे की बात, तो क्यों बीच में बोल रहे हो। भाजी मेरे मुंडे नू इजी ना लवो, ये भी अल्लाह की रहमत दे नाल पूरा साल बहरीन रह के आया। मुल्क भी उसमें रह के आया जिथे बूटा ही नहीं उगदा, तो रात की की गल करनी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਬਰੀਨ ਸ਼ਰੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹਮਾਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਬਰੀਨ। मुझे लगता है ये दोनों बाप बेटा राणा साहब से जेलस हैं। ਓਏ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਕੰਨ ਪੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नहीं तो आपको ये किसने बताया है कि सिर्फ चील गोश्त से ही बलाएं टलती हैं? या ये बलाओं ने बताया है कि हमारा चीलों के साथ MOU साइन हुआ हुआ है? अच्छा जी, लाहौर शहर में चीलों की वजह से बड़ी परेशानी है। खास तौर के ऊपर इन चीलों ने सिविल एविएशन वालों को तो स्यापा डाल के रखा हुआ है। हाँ, जहाजों के साथ हादसात जब होते हैं तो वो बड़ा खतरनाक है, बहुत ज्यादा। और इसके ऊपर सिविल एविएशन हमेशा पैगाम भी देती है, शहरियों को कचरा फेंकने से मना करती है, या बाकी खास तौर पे जो चील गोश्त बेचने वाले हैं, हाँ जी। जो सबसे बड़ी वजह है ये जो इतनी बड़ी तादाद में हमें चील नजर आती है। वैसे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने, हुकूमत ने इन चील गोश्त बेचने वालों पर पाबंदी भी लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। नहीं वो हो ही नहीं सकता। आप चले जाएं, अगर ये जो नहर गुजरती है सारे शहर में से, लाहौर में से, जी जी, उधर आप देखें अब भी वो चील गोश्त बेचने वाले खड़े होते हैं छोटे छोटे छापर बना हाँ के। जी। तो बड़े बड़े मौजूद लोग जो हैं वो गाड़ी रोक के भी सिर बाहर काट देने, वो उनके सर के ऊपर से 10 दफा लिफाफा घुमाता है, 7 दफा, और फिर उससे पैसे लेते हैं और वो नहर में फेंक देते हैं। हाँ जी। खास तौर पे आप अगर रावी दरिया की तरफ चले जाए ना जी, रावी के पुल के ऊपर तो लगता है चीलों की रैली निकली हुई है। सही कह रहे हो सीधी। वो तो पूरी मार्केट है बाबूजी रावी के पुल के ऊपर। तो ये कौन साहब है, इनको क्यों बिठाया हुआ है? अजीजी, ये चील गोश्त बेचने वाला है जो यहाँ सबसे दाएं जाने बैठा हुआ है। ये अपना जो खुद चील लग रहे हैं
नहीं जी साहब, लोगों रोटी लगी है, मेरी भी ते चीलां दी भी। वो चील को गोश्त डाल के तो हमें भी कुछ पैसे बच जाते हैं और चीलों की भी पेट पूजा हो जाती है। तो कोई किसी चंगे काम से नहीं तुम्हारी रोटी रोजी लगती? जी बचपन से ही बड्डों के साथ ये करते करते हम भी बड्डे हो गए हैं। मगर गवर्नमेंट ने तो चील गोश्त बेचने पर पाबंदी लगा रखी है। और जी गवर्नमेंट तो चाहती है कि गरीब आदमी भूखा ही मर जाए। अगर ये सदका उतारते हैं लोगों की बलाएं टल जाती हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है जी। नहीं तो आपको ये किसने बताया है कि सिर्फ चील गोश्त से ही बलाएं टलती हैं? या ये बलाओं ने बताया है कि हमारा चीलों के साथ MOU साइन हुआ है, जब तक चीलें गोश्त नहीं खाएंगी हम नहीं टलेंगे? सदका देने के और भी 36 तरीके हैं। सदका अच्छे तरीके से भी दिया जा सकता है अगर थोड़ी सी हिम्मत की जाए। नहीं असल में ये जरा सस्ता पड़ता है, इसलिए जरा 100 रुपए में आप चील गोश्त बाहर के फेंक देते हैं। आपका ये कौन साहब है जिन पे बला नहीं टल रही? अजीजी ये वो साहब हैं जिनको मैंने हमेशा नहर के किनारे अपनी मोटरसाइकिल रोककर चील गोश्त वाले से गोश्त लेकर वो उसके सर के ऊपर से वारता है और ये नहर में फेंक देते हैं। असल में मेरी बेगम कहती है कि जी सदका दे के निकला करो, तुम्हारे हर काम में रुकावट होती है, तुम्हें नजर नहीं लगेगी। तो पहले तुम ये अपना गुफ्तगू की जो रुकावट है उसका तो कहीं सदका उतारो। देखिए मैं आपको मैंने अपने सारे मसले हल होते हुए देखे हैं। सदका उतार के जाता हूँ तो काम मेरा हो जाता है। कौन कौन सा काम हुआ है तुम्हारा चील गोश्त से? एक तो मैं खैरो आफियत के साथ दफ्तर पहुंचा हूँ, वरना हमेशा मैं गिरा हूँ मोटरसाइकिल से। तो तुम चील गोश्त देने की बजाय मोटरसाइकिल चलानी क्यों नहीं सीख लेते? इनकी गड्डी की ब्रेक नहीं लगती, इनकी जुबान की बहुत लगती है, तो फिर ये बस में बज जाते हैं। और ये जिस तरह ये भाई साहब शक्ल से ही बेवकूफ लग रहे हैं ना, हाँ। इसी तरह के बेवकूफ लोग आपको नजर आते हैं। ये रावी दरिया के ऊपर पुल पे, ये नहर के ऊपर पता नहीं क्या करते हैं। लोगों के ईमान क्यों इतने कमजोर हैं? भाई बिल्कुल सदका देना चाहिए, मगर उसे किसी अच्छे तरीके से दें यार। बिल्कुल। आपके सदके से अगर शहर में रुकावट पैदा हो रही है या नुकसान हो रहा है, वो आपका सदका तो उल्टा आपके गल पड़ जाता होगा। सही कह रहे हो अजीजी, ये खरीदार मौजूद है और वो बेचने वाले मौजूद हैं। नहीं तो वो जो भाई साहब बंदूक पकड़ के खड़े हैं ये कौन है जी? वो जी मैं बेरोजगार आदमी था तो अल्लाह ने बड़ी सोहनी नौकरी दे दी है जी मुझे। अच्छा, कहीं किसी बैंक में चौकीदार लग गए हो? और नहीं जी, गवर्नमेंट ने कहा एक चील मार के लाओ हम 1000 रुपया देंगे। तो मैं आपकी भाभी की सोने की अंगूठी बेच के ये मैंने खरीद ली है बंदूक। अच्छा। अब मैं दिहाड़ी में कोई 10-12 तो चीले मार दिया करूंगा। हेलो, नवा काम शुरू हो गया जी। अजीजी मैं तो हैरान हूं कि ये लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को हो क्या गया है। यानी कि इससे पहले चील गोश्त बेचने वालों पर उन्होंने पाबंदी आयद कर रखी है कि कोई भी शख्स चील गोश्त नहीं बेच सकता। उस पे अमल दरामद बिल्कुल नहीं करा सके। एक रत्ती का अमल दरामद उसके ऊपर नहीं कराए तो और एक नई चीज लेकर आ गए कि शहरियों को चील मारने के काम पे लगा दिया। यानी कि लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को जो एक्ट है 2022 का, उसके सेक्शन 140A के मुताबिक जो शहरी एक चील मार कर लाएगा उसे 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। अजीब मंतक है ये। और सर जी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨੂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਵੀ ਚੀਲ ਫਾਰਮ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਲਾਂ, 10 ਚੀਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੱਢਾਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 10000 ਲੈ ਆਵਾਂ। क्यों जी? जो भी स्कीम इस तरह की शुरू होती है ना हमें फजूल किसी के मशवरे से, लाजमन उसमें फिर 2 नंबरियां शुरू हो जाती हैं। उन्हें जरा क्या प्लान बना के बैठा हुआ है, चील फार्म हाउस बनाना है। अजीजी मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये मशवरे इन हुकूमत को देता कौन है। यानी कि वो चील गोश्त बेचने वाले पर पाबंदी आयद करें, खुद ब खुद ये मसला हल हो जाएगा। तो यार पाबंदी तो आयद हुई है, उस पे अमल दरामद नहीं ना हो रहा। स्यापा तो ये है कि जिस तरह दूसरी चीजों पे ऑर्डर करते हैं ना जी, इलाके के SHO को ऑर्डर कर दें, आपके इलाके में अगर कोई चील गोश्त बेचता हुआ नजर आएगा तो आपसे पूछा जाएगा। अब देखे ना, अभी ये भी इन्होंने किया है कि जिस बिल्डिंग या प्लाजे के ऊपर या किसी जगह के ऊपर अगर चील गोश्त फेंका हुआ
नजर आया या पता चला और कंफर्म हो गया जी जी तो उस बिल्डिंग को या उस प्लाजे को हम सील कर देंगे। नहीं, क्या खाक सील होगी? यानी इनको पकड़ा तो जा नहीं रहा, यानी जैसे तुमने कहा कि भाई पाबंदी तो लगी हुई, अमल दरामद नहीं हो रहा, इस पर अमल नहीं हो रहा, वो बिल्डिंग को क्या खाक सील करेंगे? वही ना जी, वही ना, पहली चीज जो है ना उसी पे ही अगर सख्ती से अमल कर लिया जाए, हाँ जी, ध्यान से ईमानदारी से अगर उसे ही रोक लिया जाए तो आगे कितने सारे स्टेप जो है उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसे ये ही। लोग हैं, आप लोग तो परिंदों को दाना और पानी पा के नेकियां कमाते हैं, आप चीले मार रहे हैं। और यार चीलें अगर दुनिया पे आई हुई हैं तो वो सिर्फ चील गोश्त खा के नहीं जिंदा रहेंगी। हाँ उनके लिए अल्लाह पाक ने कायनात में बहुत सी चीजें रखी हुई हैं खाने वाली। बिल्कुल जरूर शहर च उन्होंने बुलाते हो चील गोश्त सुट के, इधर आके वो चील गोश्त जो है वो चीलें वो गोश्त खाने की वजह से इधर आ जाती हैं। हाँ और यहाँ शहर के ऊपर जब फजा में उड़ती है, यहाँ एयरपोर्ट है पास, अल्लाह, जहाज उड़ते हैं, तो उनके साथ अगर कोई इस तरह का परिंदा टकरा जाए, इतना भारा परिंदा, तो हवा में जो जहाज होता है वो बड़ा नाजुक हुआ होता है। ये चील जहाज को नुकसान देती है, तो आप मुझे इजाजत दे, मैं कहीं डस्के वाली साइड पे लगा लिया करूं। यानी उन डसके जाके तो सियालकोट के एयरपोर्ट को वक्त डालना चाहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नून लीग में आप देख लें, जो फ्रेंच कट स्टाइल का बंदा है उसे गवर्नर लगाएं। मगर मेरा ख्याल है कि इसहाक डार साहब खुद गवर्नर सिंध भी लगना चाहते थे। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। नाज़रीन, आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और सियासतदान मिफ्ता इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता साहब। वालेकुम अस्सलाम फरीद भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए मिफ्ता भाई, क्या हो रहा है आजकल? भाई सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि मैं अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा। अच्छा, अरे देखिए, पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी जमात है और ख़ास तौर पे जो जरदारी साहब हैं, उन जैसा जहीन फतीन मामला फहम आदमी मैंने कोई दूसरा नहीं देखा। वाह, और मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ MQM जो है वो भी क्या अल्लाह जमात है, बहुत अच्छी जमात है। अच्छा, जी हाँ भाई, MQM ने जो हुकूमत के फ़राइज़ के हवाले से सर्विस डिलीवरी बिल पेश किया है, उससे तो मैं उनका दिली तौर पे गर्विदा हो गया हूँ। वाह, क्या जीनियस लोग हैं। मगर मैं यहाँ वजाहत कर दूं कि मैं अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा। मिफ्ता साहब, लगे हाथों जमाते इस्लामी, IPP, काफली की भी तारीफ कर दें, कोई जमात आपको ज्वाइन करनी ही पड़ सकती है। देखिए, मैं ये तारीफ नहीं कर रहा, ये तो मैं कह रहा हूँ कि सभी अच्छे हैं और ना ही मैं अभी कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा। अभी मैंने ब्रेक ली हुई है। भाई देखिए, आप जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो आपको बिजनेस के लिए ब्रेक लेनी पड़ती है जी, इसी तरह मैं भी सियासत से अपने बिजनेस के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। वाह, अभी तो अपने बिजनेस की तरफ तवज्जो दे रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं अभी पढ़ने लिखने का काम भी कर रहा हूँ। मिफ्ता साहब क्या पढ़ रहे हैं आजकल? भाई अभी तो मैंने रक्षों के ऊपर लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया है। देखिए, ये हंसने वाली बात नहीं है। ये जो रक्षे होते हैं उनके ऊपर जो तहरीर होती हैं, जी जी, भाई वो बड़ी बामकसद होती है और उनसे आप कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। बहुत खूब। अब देखिए ना, ये कितनी बड़ी, ये कितनी अच्छी नसीहत है। हाँ, तू लंग जा साडी खैर। और ये बात आपको सियासत में भी बड़ा फायदा देती है, तू लंग जा साडी खैर। और फिर ये जो है बात के पप्पू यार तंग न कर, ये तो इस वक्त बहुत ही अहम बात है। जो पप्पू तंग कर रहा है आपके सामने है, वो बेचारा खार हो रहा है। वाह, इसलिए मैं समझता हूं कि मौजूदा सियासत में इस बात को भी अपने पल्ले बांध लेना चाहिए, पप्पू यार तंग न कर। मिफ्ता साहब, आपने वो नहीं पढ़ा ना छेड़ मलंगा नू? आप पढ़ा है भाई, मगर उसके कुछ लफ्ज चेंज किए हैं। हाँ। ना छेड़ एजेंसियां नु। और इसके साथ साथ एक और बात जो जुड़ी हुई है, आरंदो रास्ता लो। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये जो चीजें हैं, ये जो पढ़ रहा हूं मैं, ये बड़ी अहम है। जी, और मौजूदा सियासत को समझने के लिए मैं समझता हूँ हर सियासतदान को रक्षे पढ़ने चाहिए। मिफ्ता साहब, गुफ्तगू से तो ऐसा लग रहा है कि आपको कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करवा रही। ये ऐसी बात हरगिज नहीं है और ना ही मैं अभी चाहता हूँ कोई पार्टी ज्वाइन करना। अभी मैं कुछ महीने के लिए वक्फा लूंगा और ये देखें,
गवर्नमेंट का बड़ा पैसा खर्च हुआ है, फैमिली प्लानिंग वाले बेचारों ने करोड़ों रुपया खर्च किया है, वक्फे के ऊपर उन्होंने जोर दिया है। तो मैं समझता हूं कि अगर आवाम इस पे अमल नहीं कर रही तो सियासतदानों को ही अमल करना चाहिए। इस हवाले से मैंने वक्फा लिया है और इंशाल्लाह जब पार्टी को ज्वाइन करना चाहूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। तो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात का कोई इम्कान? नहीं, अभी कोई ऐसा इम्कान भी नहीं है और ना ही अभी मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। क्यों, नाराज है उनसे? नहीं, मैं तो उनसे नाराज नहीं हूँ, अलबत्ता मुझे खबर मिली है कि उनके गेट वाले मुझसे नाराज हैं। गेट वाले क्या मतलब मिफ्ता साहब? देखिए, नून लीग के और मेरे दरमियान जो मामला है वो कुछ यूं है कि पहले उन्होंने मुझे टिश्यू पेपर समझा, अच्छा, मैं बर्दाश्त कर गया। फिर उन्होंने मुझे डस्टबिन समझा, मैं बर्दाश्त कर गया। अब वो उस डस्टबिन को भी घर से बाहर रखना चाहते हैं। ये तो बर्दाश्त नहीं होगा ना भाई। वो क्या पंजाबी का मुहावरा है, एक चोपड़ियां उत्तो दो दो। यहाँ तो ये चल रहा है कि एक चपेड़ उत्तो दो दो। मिफ्ता भाई, पढ़ तो रखे रहे हैं, लिख क्या रहे हैं आप? बस हिसाब किताब लगा रहा हूँ। आप देखिए फरीद भाई, रोमानिया, नीदरलैंड और कई दूसरे ममालिक की आबादी कराची से कम है, मगर हमारे पास कोई मौसर लोकल गवर्नमेंट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है लोकल गवर्नमेंट का। दूसरी तरफ आप देखें कि अगर पंजाब को एक अलहदा मुल्क समझा जाए तो ये दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क होगा। इतनी बड़ी आबादियों में आप देखिए कि सिर्फ एक ही अगर वजीर खजाना आप लगाएंगे, जबकि आपके पास और भी बहुत सारे खजाना के हवाले से दानिश्वर मौजूद हैं, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? असल में रट्टा वही है, यानी वजारत खजाना का, इसहाक डार साहब का। नहीं फरीद भाई, मेरा इसहाक डार साहब से कोई झगड़ा नहीं है, वो बड़े भाई हैं। देखिए, वजारत खजाना उनके पास है तो मेरे पास ही है। मैंने तो वैसे भी ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे सिंध का गवर्नर लगा दिया जाए, और इस ख्वाहिश का इजहार मैंने इसहाक डार साहब के साथ भी किया था, और उनको वजाहत भी की थी कि देखिए इस वक्त गवर्नर सिंध जो है वो फ्रेंच का ट्रेंड चल रहा है। और आपकी नून लीग में आप देख लें, जो फ्रेंच कट स्टाइल का बंदा है उसे गवर्नर लगाए। मगर मेरा ख्याल है कि इसहाक डार साहब खुद गवर्नर सिंध भी लगना चाहते थे। मैं जिस ओहदे की तरफ इशारा करता हूँ, इसहाक डार साहब उसी पे टिक्की हो जाते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि डार साहब से पीछा छुड़ाने के लिए किसी दिन गुलशन इकबाल का SHO लगने की ख्वाहिश जाहिर कर दूं। अगर उन्होंने कह दिया मुझे लगाएं गुलशन इकबाल का SHO तो फिर? यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, उनकी तो शक्ल भी SHO जैसी है। बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम में आने का ये एक फायदा तो हुआ। ये ख्वाहिश मेरा ख्याल है मैं दवा ही लेता हूँ। मैं यहाँ फिर वजाहत करना चाहता हूँ फरीद भाई कि मुझे कोई लालच नहीं है किसी ओहदे की जी, मगर मैं ये समझता हूँ कि अब मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। आप देखिए कि PIA 90 अरब सालाना का बोझ है हुकूमत पे, और उसको बेचना बड़ा जरूरी है। मगर हर पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि PIA को बेचा जाए। फिर आप स्टील मिल की तरफ आ जाएं, 8 साल से स्टील मिल बंद है, मगर तनख्वाहें जा रही हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आपने हुकूमत चलानी है और मुल्क के फायदे के लिए सोचना है, तो एक तो आपको मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। और भाई ये मुश्किल फैसले यही है, PIA को बेचा जाए, स्टील मिल को बेचा जाए, और वजारत खजाना किसी ऐसे बंदे के सुपुर्द की जाए जिसकी फ्रेंच कट हो। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अयूरे वाला गौरी को इस तरह की आदत न डालें, वरना तो इसका रोज का फिर बिल के नाड़ा बन जाए। जीजी जो पहला 100 है वो तो देना मुझे, फिर बाद में हिसाब कर लेंगे। वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात। वक्त हुआ चाहता है आपसे गुफ्तगू का। आइए देखते हैं हस्बे डाक में आपने हमसे क्या बात की है। जी सर, हस्बे डाक में आज पहला मैसेज लाहौर से है और किया है डॉक्टर इसहाक ने। कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। सर
कहते हैं कि अजीजी साहब, इस साल की सबसे अच्छी जुगत करने पर गौरी को फौरी तौर पर मेरी तरफ से 100 रुपया इनाम दे दें। और जुगत इन्होंने ये की थी कि अम्मा फरीदा के सेगमेंट में इन्होंने कहा था कि मैंने एक बार अपनी बीवी को मारने के लिए हाथ उठाया तो उसने कहा अपनी शक्ल शीशे में देखी है, अपनी शक्ल देखी तो कहा ठीक ही कहती है वो। तो कह रहे कि अजीज साहब, आप गौरी साहब को जो 100 रुपया देंगे ना, वो मेरे घर से आकर वसूल कर लीजिएगा। और मौसम की मुनासबत से इन्होंने आपको ऑफर करवाई है सर कि मैं आपको चाय के साथ एक उबला हुआ अंडा भी खिलाऊंगा। वाह जी वाह। यानी आप देखें, जुगत गौरी ने की है पसंद, डॉक्टर इसहाक साहब को आई है। हाँ जी। तो मुझे बीच में खाम खा का अकाउंटेंट बनाया हुआ है। यार ऑफर भी तो तुम्हें दे रहे हैं। नहीं ऑफर, और वाकई मैंने इनका वो खत पढ़ा है। अच्छा। खुद जी जी। उसके ऊपर उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड भी लगाया हुआ है। वाह। और ऑफर एक उबले हुए अंडे की दे रहे हैं, यानी 50 रुपए का उबले अंडा, हाँ जी, 50 रुपये की चाह। 100 रुपया चाह ते अंडे नाल ही इन्ना पूरा कर लेना में। अयूरे वाला, गौरी को इस तरह की आदत न डालें, वरना तो इसका रोज का फिर बिल के नाड़ा बन जाए। अजीजी जो पहला 100 है वो तो देना मुझे, फिर बाद में हिसाब कर लेंगे। ऐसा पक्का हो गया। यानी डॉक्टर साहब की तरफ से खाता है तो वो उसको अपना बकायदा नुस्खा समझ रहा है। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है सलीमा रसूल ने और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। कहती हैं फरीद साहब, आमिल बाबा में नवाज अंजुम की धमाल और ख्वाजा सरा वाला डांस देखकर मजा आ गया। प्लीज थैला यानी कि नवाज अंजुम से ये पूछकर बता दें कि उनकी एनर्जी का राज क्या है। इनकी कोई एनर्जी नहीं, डांस इनका ओढ़ना बिछोना है। खून में रचा बसा है। हाँ जी, एक्टिंग करने से पहले इनकी मुल्तान में डांस अकेडमी डांस करते हुए जज्बाती हो जाते हैं, जज्बाती भी हो जाते हैं और इतना दिल से करते हैं माशाल्लाह, चेहरे पर रूप आ जाता है। और ये डांस ना करें तो इनको खाना नहीं हजम होता। मेरा ख्याल है ऐसे गलो नहीं पे सीखते कि जो मैं खाता हो वो हजम ना हो जाए। अजीजी भाईजान, मैं नागन डांस बहुत अच्छा कर लेता हूँ। नवाज भाई तो अजीजी बहुत अच्छा डांस करते हैं। ये गोगा डांस करेगा तो इंज लगेगा जिवें हाथी नूं कंडा वजा। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज किया है मोहम्मद सुहेल ने और किया है नौशहरा खैबर पख्तूनख्वा से। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं फरीद साहब, मैं हस्बेहाल का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे अमानत चंद साहब पसंद है और मेरी बीवी को जिया साहिबा पसंद है, लेकिन हमारे घर में टेलीविजन नहीं है और हम एक ही मोबाइल पर हस्बेहाल देखते हैं। अब मैं अमानत साहब के डायलॉग बार बार देखता हूं तो मेरी बीवी मुझसे लड़ती है। अक्सर हमारी इसी बात पर लड़ाई होती है, इसलिए अमानत चंद साहब और जिया साहिबा मिलकर हमें एक मोबाइल गिफ्ट कर दें ताकि हमारे घर से इस आलमी जंग का खात्मा हो सके। ओहो जिया, फिर आप ही फोन ले दें इन दोनों को। मैंने तो अपने फोन की अभी 9 किस्तें देनी है। बल्कि किस्तों वाला इतना पीछे पड़ा हुआ है गौरी के, गौरी घर से पैदल भी निकले तो हेलमेट पहन के निकलता। एक महल्लेदार ने पूछा गौरी से कि यार पैदल हेलमेट पा के फिर रहे हो? कहता भाई जी बंदे का पैर भी तिलक सकता है। एक दफा मैं फरीद साहब घर से निकला हूं तो वो किस्तों वाला खड़ा था। अच्छा, पहचान गया आपको? हाँ नहीं, अभी पहचाना नहीं, अभी कह रहा था कि ये हेलमेट उतारो। मैंने कहा यार मैं तुम्हारी मानूं या गवर्नमेंट की मानूं? अच्छा जी, अगला हमें मैसेज आया है कमालिया से और किया है आसिफ इकराम ने और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं फरीद साहब, निजामुद्दीन की रूह अजीजी के अब तक के बेहतरीन किरदारों में से एक है। मैं निजामुद्दीन साहब को ना सिर्फ रूबरू देख चुका हूँ बल्कि जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो अक्सर रेडियो स्टेशन चला जाता था। वहाँ कई दूसरे मशहूर लोगों के साथ साथ निजामुद्दीन साहब से भी अक्सर मुलाकात होती रहती थी। वो अपने प्रोग्राम की तरह दोस्तों की महफिल में भी बात की तान टूटने नहीं देते थे। क्या बात है जी, निजामुद्दीन साहब जैसा बड़ा आदमी तो बहुत कम आते हैं। ओए ओए ओए, क्या बात है, क्या बात है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये जो पॉलिटिकल स्टायर और ये सोशल स्टायर खास तौर पे, वो निजामुद्दीन साहब जैसी नहीं किसी ने की। क्या बात है। और आगाज भी उन्होंने किया हुआ है। सही बात है। इस चीज का आगाज भी पाकिस्तान में खास तौर पे उन्होंने किया हुआ जी। बहुत बड़े आदमी थे। वाह 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 वाह। अजीजी भाई, मैंने सोशल मीडिया पे कहीं सुना था ये गुलूकार वारिस बेग साहब के मामू थे निजामुद्दीन साहब? जी। नहीं, दूर से जो वारिस बेग साहब है उनकी वालदा के दूर से रिश्तेदार थे। को
तीसरे चौथे स्टेप पे उनके कजन लगते हैं। कल शब देखा मैंने चांझरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। क्या गुलकार हो वारिस बेग। हाँ जी। हाँ, वारिस बेग साहब तो हैं ही बाकमाल गुलकार। उनका जो बेटा है ना जी अम्मार बेग, वो बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत अच्छा जी। उसने उसकी एक वीडियो आई है जोगिया के नाम से। अच्छा यार 2 दिन में उसने 2 मिलियन व्यूअर्स लिए हैं। अरे क्या 2 दिन में 2 मिलियन। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। और है भी वो कमाल खूबसूरत फनकार है। इसका मतलब मार ने अपने पापा का नाम रोशन किया है। हाँ जी, पापा का नाम बल्कि रोशन करके तो बताया ये मेरे पापा हैं। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो ऐसे लगता है कि वो अब बाप का तारुफ बन जाए। हाँ, क्या बात है। बिल्कुल, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा इज्जत दे। आमीन। अच्छा जी, अगला मैसेज पेशावर से है और किया है अंजुम एहसान ने। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं कि मैं 2-3 बार खत लिख चुका हूं लेकिन प्रोग्राम में उसे शामिल नहीं किया गया। प्लीज मेरी तरफ से सुरीले खान वाले बाबा जी को पैगाम पहुंचा दें कि उनका गेटअप बड़ा सावन भादों की भीगी हुई हल्दी जैसा है। जी शामिल कर लिया खत इनका। इन्होंने मेरे हाले शादी लवो प्रोग्राम जिन्हें इन्होंने भीजी जुगत की थी और सावन बादों की। हाय हाय। बहुत अच्छे। अजीजी भाईजान, उसने हल्दी खराब कर दी है, आप कह रहे हैं बहुत अच्छे। हाँ जी हाँ जी, जड़ी सही है ना जी बची, ओ इनू भेज दियो जी हल्दी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जहन सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।